अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम रुकमा है और आज मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग फंडामेंटल इन C++ के बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। वैसे तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग इसे आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेन पार्ट्स क्या होते हैं कोड में C++ के। तो सबसे पहले उसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होती हैं, उसके बाद उसकी मेन बॉडी होती है, और जो कमेंट्स हैं वो हम लोग कोड में कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, उसकी कोई फिक्स जगह नहीं होती। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स अब क्या होती हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इस तरह लिखे जाते हैं, हैश इंक्लूड, और हैश इंक्लूड लिखते हैं सबसे पहले उसमें लेस देन का एक साइन लगाते हैं और ग्रेटर देन का साइन, और बीच में जो भी लाइब्रेरी हमने यूज़ कर रहे हो ना उसको बीच में लिख देते हैं। ये लाइब्रेरीज बिल्ट इन होती हैं सब। ये मैंने यहाँ पे तो कुछ लिखी हैं, लेकिन वैसे काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इनके हर लाइब्रेरी का अपना स्पेसिफिक पर्पज़ होता है कि इसलिए वो यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे ये अगर आईओस्ट्रीम की बात की जाए, ये क्यों यूज़ होता है? ये अगर हम लोगों ने कोड में कोई भी इनपुट लेना हो या आउटपुट डिस्प्ले करवाना हो, उसके लिए ये यूज़ होती हैं आईओस्ट्रीम। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होता है इसके फुल फॉर्म। और स्ट्रिंग्स जो होते हैं, अगर हमने स्ट्रिंग्स यूज़ करने हैं, जैसे तो अगर हम लोग डाटा टाइप्स डिफरेंट यूज़ करते हैं एंड स्ट्रिंग भी एक डाटा टाइप समझ लें, वैसी होती है। तो आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगा इसका, स्ट्रिंग्स का भी। और मैथमेटिकल फंक्शंस वगैरह जो भी हमें यूज़ करने हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। और टाइम डॉट एच जो है, हम लोगों ने अगर टाइम वगैरह फाइंड करना है कोड में, अगर हमें इस तरह का कोई कोड मिल गया जिसमें हमें टाइम भी बताना पड़ रहा है, तो उसके लिए अगर हम लोग को ये वाली इंक्लूड करनी पड़ेगी डायरेक्टिव। अब मेन बॉडी कैसे लिखी जाती है? मेन बॉडी लिखने का ये तरीका है, सबसे पहले हम लोग इंट मेन लिखते हैं, उसके बाद ये वाले ब्रैकेट लगा देते हैं और ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं, और जो भी कोड मेन होता है वो सारा यहाँ पे लिख देते हैं बीच में। इन सारे के अंदर मेन बॉडी लिख देते हैं सारी जो भी कोड की होती है। अब कमेंट्स क्या होते हैं भाई? कमेंट्स होते हैं वो किसी भी कोड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी भी कोड को रीडेबल बना देती है। जैसे अगर आपने कोई भी कोड लिखा है, आपको तो पता चल रहा होगा कि इसमें आपने ये काम क्यों किया है, वो काम क्यों किया है, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा उस कोड को पढ़ेगा, देखेगा, तो उससे समझ नहीं आ रही होगी कि यहाँ पे ये ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, तो उसको समझ आ जाए। इस वजह से हम लोग कमेंट्स डाल देते हैं ताकि जो कोई भी बंदा हम लोगों का कोड पढ़े तो उसे समझ आ जाए कि इस कोड में असल में हो क्या रहा है। इस वजह से हम लोग कमेंट्स डाल देते हैं। ये नॉट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं। नॉट एग्जीक्यूटेबल का क्या मतलब हुआ? नॉट एग्जीक्यूटेबल का ये मतलब हुआ कि इसको लिखने से हमारे आउटपुट पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा होगा। ये बस पढ़ने के लिए होते हैं, इनको आउटपुट निकालने के लिए आउटपुट पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता। अब ये दो टाइप्स के होते हैं कमेंट्स, एक सिंगल लाइन कमेंट होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। सिंगल लाइन कमेंट जो होता है, नाम से जैसे आपको पता चल रहा है एक लाइन में लिखा जाता है, और मल्टी लाइन कमेंट जो होता है वो हम लोग एक लाइन में भी लिख सकते हैं, और अगर एक से ज़्यादा लाइन में लिखना है उसमें भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट जो है, इन दोनों को लिखने के लिए डिफरेंट तरह डोनेट करते हैं, मतलब लिखने का तरीका अलग अलग है। जैसे अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो उसके लिए आपको डबल बैक स्लैश लगाना पड़ेगा, उसके बाद जो भी कमेंट होगा वो सारा लिखते हैं। लेकिन जो मल्टी लाइन कमेंट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बैक स्लैश के बाद स्टैरिक लगाते हैं, और जब कमेंट खत्म होता है तब स्टैरिक और बैक स्लैश लगा देते हैं और बीच में सारा कमेंट लिख देते हैं, बेशक जितनी मर्जी लाइन में आ रहा हो। तो इस तरह हम मल्टी लाइन कमेंट लिखते हैं। तो ये था तरीका कमेंट्स लिखने का तरीका सारा, कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं और होते क्या हैं ये वो। अब क्या एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया है, जिसमें आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ना मैंने सिंगल लाइन कमेंट लिख दिया है एक, दिस इज़ माई फर्स्ट कोड। इसका आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और उसके बाद नंबर इंक्लूड लिख दिया, डायरेक्टिव लिख दिया आईओस्ट्रीम की, क्योंकि आईओस्ट्रीम हर कोड में ही यूज़ हो रहा होता है तकरीबन। ये क्योंकि हर कोड में ही कुछ ना कुछ हमने इनपुट लेना होता है, कुछ ना कुछ आउटपुट देना होता है, तो इस तरह का काम होता है, तो इस वजह से हमें आईओस्ट्रीम तो हमें लिखना ही लिखना पड़ता है। उसके बाद ये क्या मैंने लिखा है, यूजिंग नेम स्पेस std। अगर ये इसलिए लिखा है, अगर ये यहाँ पे नहीं मैं स्टेटमेंट लिखूंगी, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना std और ये कॉलन लगाया है और सी इन लिखा है, सी इन लिखा है, इस जगह सी आउट भी हो सकता है। तो इस तरह हमें कोड में बार बार यहाँ पे लिखना पड़ता है, नीचे कोड में जितनी बार भी मैं इनपुट लूँगी यूज़र से, जितनी बार भी आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए लिखूँगी स्टेटमेंट, तो बार बार मुझे ना std और दो कॉलन लगाने पड़ते हैं।
उस चीज़ को बार बार लिखने से अच्छा नहीं है अगर इंसान एक ही दफ़ा एक काम कर ले। तो इस वजह से मैंने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी की स्टेटमेंट ऊपर लिख दी है ताकि बार बार मुझे ना लिखनी पड़े कोड में। तो ये इसलिए यहाँ पे लिखी है। उसके बाद इंट मेन का तो आपको पता ही है, और ये ब्रैकेट्स का भी। उसके अंदर क्या लिखा है मैंने यहाँ पे सी आउट और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। अब सी आउट और सी आउट करवाने के लिए हम लोग हमेशा सी आउट और लेस देन के 2 साइंस लगाते हैं, और अगर सी इन करवाना हो तब ग्रेटर देन के 2 साइंस लगा देते हैं। इस लेस देन की जगह ग्रेटर देन का साइन होता है। कोई भी इनपुट अगर आपने यूज़र से लेना हो तो उसके लिए सी इन होता है। और यहाँ पे तो मैं सिर्फ सिंपली डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, तो कोटेशन मार्क्स में इसलिए लिखा है ताकि ये आउटपुट में एज इट इज़ मुझे प्रिंट हो जाए प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। इस वजह से ये मैंने कोटेशन मार्क्स में लिख दिया है। इस और लास्ट पे यहाँ पे मैंने रिटर्न 0 इसलिए लिखा है प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए, कि कंपाइलर को भी पता चल जाए कि प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे टर्मिनेट कर दे वो कोड को। और एक बात कि ये जो सेमी कॉलर्स लगाया है मैंने, यहाँ पर भी लगाया है, यहाँ पर भी लगाया है, यहाँ पर भी लगाया है। ये सारे जो सेमी कॉलर्स है ये भी लगाना कंपल्सरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाओगे तो फिर आपका कोड जो है वो कंपाइल एरर दे देगा, सही तरह से कंपाइल नहीं होगा, एरर दे देगा। तो इसलिए सेमी कॉलन्स का भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल रिजर्व स्पेसेस होते हैं मेमोरी में, जो वैल्यू अगर हमने कुछ भी स्टोर करवानी हो वैल्यू, उसके लिए हमें वेरिएबल्स यूज़ करने पड़ते हैं। हम लोग डायरेक्टली कोई ना कोई कंटेनर होना चाहिए ना जिसमें कुछ भी हम डाल सकते हैं। तो वेरिएबल समझ लें एक कंटेनर है जिसमें हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं। अच्छा, अब ये वेरिएबल्स किस तरह लिखे जाते हैं? वेरिएबल्स हर टाइप का भी आप बना सकते हैं। होते तो बनाने हमने अपनी मर्ज़ी से होते हैं। वेरिएबल्स का नाम जो भी हमने रखना है वो अपनी मर्ज़ी से रखते हैं, लेकिन हर टाइप का भी नाम नहीं रखा जा सकता। जैसे कि अगर ये ना वेरिएबल्स होते हैं इसमें हम लोग लेटर्स ऐड कर सकते हैं, नंबर्स ऐड कर सकते हैं, और अंडरस्कोर वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेटर्स अल्फ़ाबेट्स वगैरह। तो अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स वगैरह जो भी हैं वो अपर केस में भी लिखे जा सकते हैं और लोअर केस में भी लिखे जा सकते हैं। ये तो चीज़ें वो हो गई जो हमें अलाउड हैं, जो हम वेरिएबल लिखते हुए हम लोग कर सकते हैं। बट जो कौन सी चीज़ें हैं जो हमने माइंड में रखनी है जो हम लोग नहीं कर सकते? ब्लैंक स्पेसेस नहीं हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर ब्लैंक स्पेसेस कैसे ऐड हो सकती हैं? अगर हम लोगों ने जैसे लिखा है स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम अगर हमने ब्लैंक स्पेस बीच में छोड़ी है, स्टूडेंट के बाद जगह छोड़ के फिर नेम लिखा है, तो उसमें भी एरर आ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, हम लोगों को स्टूडेंट नेम को या तो बीच में अंडरस्कोर लगाना होगा या तो स्टूडेंट नेम को जोड़ के लिखना होगा, तब ये हम गलती को ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स स्पेशल कैरेक्टर्स भी हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं, जैसे डॉलर, लेस देन का साइन, हैश, इंक्लूड, हैश और स्टैरिक वगैरह। इस तरह के जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं ना, और भी जो भी हैं वो भी नहीं हम यूज़ कर सकते नाम रखने के दौरान। और रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स वो वाले, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ हो गई, जावा हो गई, हर के लिए जो है ना ये फिक्स हैं, अलग अलग हैं हर एक के रिजर्व वर्ड्स। ये आप इंटरनेट से सर्च कर लीजिएगा कौन कौन से। वैसे तो ये आपको मैं थोड़े बहुत बता देती हूँ, सी इन, सी आउट, वॉइड, करेक्टर, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना जो बिल्ट इन होते हैं ऑलरेडी लाइब्रेरी में, वो हम लोग रिजर्व वर्ड्स होते हैं, तो वो नहीं हम यूज़ कर सकते एज ए वेरिएबल नेम। और ये भी बात अपने माइंड में रखनी है कि वेरिएबल्स होते हैं, वैसे तो नंबर्स इंक्लूड कर सकते हैं वेरिएबल्स में, लेकिन नंबर्स को हम शुरू में नहीं यूज़ कर सकते। बाद में बेशक कर लो, पहले बेशक एक अल्फ़ाबेट लगा कर नंबर लिख लो, लेकिन शुरू में नहीं आपका नंबर होना चाहिए। उसके बाद डेटा टाइप्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं, ये सारी डेटा टाइप्स की फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, यहाँ उनके कीवर्ड्स लिखे हुए हैं कौन कौन सी यूज़ हो सकती हैं। बूलियन, करेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल, फ्लोटिंग पॉइंट, वैल्यूलेस। इसके आगे से कीवर्ड हैं बूल, चार, इंट, फ्लोट, डबल, वॉइड, ये सारे आपने याद रखने हैं। डेटा टाइप्स हैं, यूज़ किए जाएंगे यहाँ पर कोडिंग में। उसके बाद उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिख दिया हुआ है। बूल किस लिए यूज़ होता है, यहाँ ट्रू और ये होगी वैल्यू या फॉल्स होगी तब ये बूल यूज़ किया जाता है। अब चार जो होता है करेक्टर, उसमें हम लोग कोई भी सिंगल करेक्टर, नंबर वगैरह या फिर ASI वैल्यूज़ होती है वो हम लोग लिख सकते हैं। ASI वैल्यूज़ जो ASCII वैल्यूज़ जो होती हैं वो हम फिक्स होती हैं, स्टैंडर्डाइज होती हैं। हर कोई भी करेक्टर हो गया, लेटर हो गया, नंबर हो गया, हर चीज़ की फिक्स होती है ये वैल्यू। आगे इंट जो होते हैं कोई भी नंबर्स हो जाएंगे, डेसिमल पॉइंट के अलावा जो नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स आ जाते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में डेसिमल पॉइंट आ जाता है, लेकिन ये डेसिमल पॉइंट अप टू 7 डिजिट
और जो डबल है उसमें जो डेसिमल पॉइंट है वो अप टू 15 पॉइंट तक हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे वॉइड लिखा हुआ है, अगर कोई भी डाटा टाइप नहीं लिखनी है तो उसकी जगह वॉइड लिख दो। वॉइड जो होता है वो एब्सेंस ऑफ द डाटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वैसे आपने हमेशा डाटा टाइप कोई ना कोई देनी होती है। अगर आपके पास कोई भी डाटा टाइप मतलब अगर कोई भी आप फंक्शन बना रहे हो, उसका कोई भी आप आउटपुट नहीं चाह रहे कि वो इसमें हो, इंट में हो, ये वो, उसके लिए फिर हम वॉइड यूज़ कर लेते हैं। इसकी ज़्यादा अच्छे से आपको आगे जब आप लोग पढ़ेंगे तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। पहले लेक्चर में तो शायद आपको कुछ बातें ऊपर से जा रही हो, लेकिन इंशाल्लाह अगले लेक्चर तक या उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। उसके बाद ये मैंने लास्ट पॉइंट ये लिख दिया है कि अगर फ्लोटिंग पॉइंट अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो उसके लिए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1e-6 लिख देते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रही हूँ, अगर इसको 1 मल्टीप्लाई अगर 10⁻6 होगा तो उसकी जगह हम लोग 10 इस 10 की जगह हम लोग -6 ई लिख देते हैं, 1e-6 लिख देते हैं इस 10 की जगह। तो ये इस तरह भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट को। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होती है? वेरिएबल डिक्लेरेशन जो होती है वो स्पेसिफाई करती है कि इसमें प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसका सेंटेक्स मैंने लिखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग डाटा टाइप लिखते हैं, जो भी डाटा टाइप करेक्टर इंट फ्लोट कोई भी डाटा टाइप लिखनी है वो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद स्पेस छोड़ के फिर वेरिएबल का नाम लिख देते हैं और सेमीकोलन। इसके लिखने का डिक्लेयर करने का तरीका है, ये डिक्लेयर पहले वेरिएबल करते हैं शुरू में और उसके बाद हम लोग कोड में इनको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह डिक्लेरेशन हो रही होती है, इंट फ्लोट करेक्टर और भी बाकी भी चीज़ें। और फिर ये आगे मैंने वेरिएबल नेम लिखे हुए हैं, CGPA, एज, ग्रेड वगैरह। बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि फिर अगले लेक्चर में मैं सारी वो बातें रिपीट कर लूँ और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।